हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ एक्ट का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले जो 4 हो चुके हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं एंड एक्ट का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया है। कुछ क्लासेस जो अभी बाइलिंगुअल नहीं हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको 28 अक्टूबर के बाद में बाइलिंगुअल कर दिया जाए, बिकॉज अभी मेरा भी एग्ज़ाम है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिस वजह से कुछ क्लासेस जो हैं जो करानी है वो डिले हो रही हैं। ओके, बट आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, हो जाएंगी वो क्लासेस। पहला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य पूछा है कि गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, भारत में बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना, बाल श्रम को रोकना और वयस्क रोजगार को बढ़ाना। तो हम सभी जानते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो भारत में बच्चों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका ईयर याद रखिएगा कि कौन से ईयर बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया है, 2005 में। ओके, क्वेश्चन 2 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो मंत्रालय बताना है, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय। तो इन चारों मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम को लागू करता है। तो ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि NCPCR की फुल फॉर्म क्या है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि NCPCR में P का मतलब क्या है। ओके, के प्रमुख कौन हैं। तो इसके प्रमुख कौन होते हैं ये बताना है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष। तो जो NCPCR के प्रमुख होते हैं वो होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि क्या है। तो जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन क्या होगा, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का वो होता है 3 वर्ष के लिए। ओके, कंफ्यूज होकर 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। क्वेश्चन 5 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 किस उम्र तक के बच्चों को कवर करता है। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो जो अधिकार संरक्षण आयोग है वो 18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य और असत्य आप तभी बता पाएंगे जब आपने किसी भी एक्ट को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, ये केवल बच्चों के शिक्षा अधिकारों पर केंद्रित है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर लागू होता है, यह एक राज्य स्तरीय आयोग है, राष्ट्रीय नहीं, ये बाल अधिकारों और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ठीक है, वो राइट है। इससे मतलब नहीं है कि जो बच्चा है वो रूरल है या अर्बन है। ठीक है, ग्रामीण या शहरी से मतलब नहीं है, राष्ट्र या राज्य से मतलब नहीं है, बच्चे से मतलब है कि बाल अधिकार और संरक्षण आयोग विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, बच्चा चाहे कहीं का भी हो। ओके, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बच्चों के अधिकारों से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन यानी कि CRPD, बाल अधिकारों पर सम्मेलन, बुजुर्गों के अधिकारों पर सम्मेलन। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पर हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है वो बाल अधिकारों पर सम्मेलन यानी कि CRC से प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन 8 है, कौन सी संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के सदस्य की नियुक्ति करती है। जिन अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इनके अध्यक्ष का, तो कौन है जो इनके सदस्यों की नियुक्ति करती है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, केंद्र सरकार NCPCR के सदस्यों की नियुक्ति करती है। ओके,
क्वेश्चन 9 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, बताइए। ज़रूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, देश में बाल श्रम को बढ़ाना, बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशिष्ट समुदायों में बाल विवाह को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है कि बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उनकी जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये मेन उद्देश्य है NCPCR का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का आदेश है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं, बट ये देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से आया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कितने सालों के लिए जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, 3 वर्ष के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, अधिनियम के तहत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुख्य भूमिका के बारे में बात की गई है, बाल विवाह कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी और समीक्षा करना, बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समन्वय स्थापित करना, राज्य स्तर पर बाल अधिकारों की रक्षा करना और उल्लंघनों की जाँच करना। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वो डी है, क्योंकि बात हो रही है SCPCR की। ठीक है, कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो वो राज्य स्तर पर बाल अधिकारों की रक्षा और उल्लंघनों की जांच करेगा। ओके, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्य है? देश में बच्चे को गोद लेने के लिए प्रक्रियाओं का विनियमित करना, तो भाई ये तो नहीं है। स्कूली पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना, ये भी नहीं है। कारखानों और उद्योगों में बाल श्रम कानून लागू करना, मीडिया में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, ये भी एक कार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कौन सा निकाय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के साथ में मिलकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है जिसे संसद के किस सदन के समक्ष रखा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसका जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये संसद के समक्ष में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अनुपालन न करने की स्थिति में अधिनियम आयोग को सरकार को दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने की अनुमति देता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं प्रभावी बच्चों को आर्थिक मुआवजा, बच्चों के अधिकारों का अस्थायी रूप से निलंबन, उल्लंघनकर्ताओं का व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना, सरकारी अनुदान या सब्सिडी रोकना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही है कि जो उनको सरकारी अनुदान और सब्सिडी मिल रही हैं उनको रोक दिया जाएगा। ओके, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 किन महत्वपूर्ण घटनाओं के जवाब में अधिनियमित किया गया था? तो बात हो रही है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की। दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला, गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटनाएं, मध्य भारत में नक्सली माओवादी विद्रोह या 2008 में हुई मुंबई आतंकवादी हमला। तो ये पूछा है कि ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है वो किसकी वजह से किस महत्वपूर्ण घटना के बारे में के जवाब में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है कि दिल्ली में जो निर्भया सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो इसके जवाब में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एक्ट में आया। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? किशोरों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी की आयु बढ़ाना, सभी आपराधिक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना,
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाना, जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करना। तो इसके लिए ऑप्शन सी है। बट आप सभी जो आजकल की घटनाएं देख रहे हैं उनको देखकर तो लगता ही नहीं है कि जो धाराएं अभी मतलब लागू की गई हैं और जो सजाएं बढ़ाई गई हैं वो भी कम ही हैं। ठीक है, जैसा अभी उज्जैन में कांड हुआ एंड अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने भारतीय दंड न्यायालय आईपीसी में कौन सा नया अपराध पेश किया? तो वैवाहिक बलात्कार, बाल शोषण, ताक झांक, पीछा करना। तो यहाँ पर जो ताक झांक है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी एक अपराध है। मतलब जो रेप हो गया, बाल शोषण, पीछा करना, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन ताक झांक करना भी, जैसे कि कोई लड़की अगर अपने मोबाइल में कुछ भी चला रही है देन पीछे से कोई देख रहा है तो वो भी ताक झांक की श्रेणी में है। ओके, यौन अपराधों के लिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने किन अन्य अपराधों को संबोधित करने के लिए कानून में भी संशोधन किया है? आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी या सफ़ेद रंग का अपराध। तो जो सफ़ेद रंग का अपराध होता है ऑप्शन डी इसका सही है, तो उसको भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन 20 है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 बलात्कार के कुछ मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान करता है। किन परिस्थितियों में मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो अगर जो पीड़िता है नाबालिग है या मानसिक रूप से बीमार है, यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उसे लगातार निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है, यदि बलात्कार कई अपराधियों द्वारा किया गया हो, यदि बलात्कार बार बार अपराधी द्वारा किया गया हो। तो जो रेप है वो एक इस तरह का अपराध है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी इस तरह का अपराध करता है उन सभी को ही फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो भी कम ही है। बट इसके लिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना गया है कि यदि उत्पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उसे लगातार निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो जो अपराधी है उसको मृत्युदंड की सज़ा होती है। ठीक है, बट रेप करना ही लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि वो मर ही गई, ठीक है, फिर उसको नॉर्मल लाइफ में आने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो भी आपका सजेशन है या डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप सभी की भी हेल्प हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रही हैं क्लासेस, कोई भी चार्जेस नहीं हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ उसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।